नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल से 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को लगाए जाएंगे कोरोना रोधी टीके। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारियां। करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना साबित हो रही वरदान। लोगों को 90% तक सस्ती मिलती हैं दवाइयां। इलाज के खर्च में मिल रही बड़ी राहत। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य सरकार ने किया टैक्स फ्री। SGST में मिलेगी छूट, सरकार करेगी टैक्स की भरपाई। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया अभिलेखीय प्रदर्शनी का आयोजन। युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों से कराया रूबरू। कुली बेगार आंदोलन के बारे में भी दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। कल से 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे। बच्चों को केवल कोर्बेवैक्स का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण कल यानी 16 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मार्तोलिया ने बताया कि उत्तराखंड में 12 से 14 साल के करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को वैक्सीन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लगाई जाएंगी। केंद्र से राज्य को 4 लाख वैक्सीन मिल चुकी हैं। सभी जनपदों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अधिक से अधिक बच्चों को जल्द वैक्सीन लगाने के लिए सभी जिलों, ब्लॉकों और स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो भी हमारे हमको भारत सरकार ने टारगेट दिया हुआ है, लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चे हैं। इनको हमने 12 से 14 की कैटेगरी एज ग्रुप में कवर करना है। और उसी संबंध में इतनी वैक्सीन थी कोर्बेवैक्स हमको भारत सरकार से प्राप्त हो गई थी। आज हमने सारी वैक्सीन को डिस्ट्रिक्ट तक मोबिलाइज कर दिया गया है और संभवतः कल को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड कोर्बेवैक्स 12 से 14 वर्ष एज ग्रुप में लॉन्च हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत लोगों के इलाज के खर्च को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए, जिनमें लोगों को 90% तक सस्ती दवाइयां मिलती हैं। सस्ती दवाइयां मिलने से लोगों को खासा लाभ मिल रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जन औषधि योजना आम लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हुई है। महंगी दवाइयां हमेशा से ही आम आदमी के इलाज में बड़ी बाधा हुआ करती थी। आजादी के बाद लंबे समय तक देश का गरीब तबका महंगी दवाओं के चलते अच्छे इलाज से दूर रहा था। लेकिन साल 2015 में लागू हुई PM जन औषधि योजना ने इस तस्वीर को बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना देश के गरीब तबके को सस्ते दामों पर दवाएं मुहैया करा रही है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैंने जब आनंदपुरी के जन औषधि केंद्र से दवा लिया तो मुझे 250 में कैल्शियम के साथ BP और शुगर के महीने भर की दवा मिली। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया और जो इससे लाभ उठा रहे हैं वो मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा कि धन्यवाद की हकदार मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावकारी उसके बराबर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि आम लोग समझ सकें कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है और इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार देश भर के हर जिले में जन औषधि केंद्र खोल रही है। जब इतने दवाई लिखे दिए डॉक्टर
मैंने कहा दवाई इतने दाम 5,000 6,000 लग जाता। मैंने बोला इतने दवाई कहाँ से लगे, इतने रुपए कहाँ से लगे, इनकम तो बहुत कम है ना। लेकिन मैंने जन औषधि के बारे सुना और जन औषधि केंद्र गए और लिखा तो जो 5,000 से 1,000 हो जाएगा, 2,000 2,500 बच जाता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए लोगों को रोज दवाइयां लेनी पड़ती हैं और इन दवाइयों को खरीदने के लिए उनकी जेब से मोटी रकम खर्च होती है। ऐसे लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है। पूरे देश में आज जन औषधि केंद्र के करीब 8,600 स्टोर्स खुले हुए हैं जहां पर ये दवाएं आसानी से और सस्ती कीमत पर खरीदी जा सकती हैं। जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने पर उपभोक्ताओं को 50 से 90% तक की बचत हो रही है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इस तरह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना गरीबों को सस्ती दवाओं के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य सरकार ने एसजीएसटी में छूट देने का फैसला लिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन और उत्पीड़न पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए, जिसके आदेश जारी कर दिया गया है। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म को कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और अन्य सिनेमाघरों में फिल्म को एसजीएसटी में छूट दी है। इसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। यह छूट फिल्म को 6 माह के लिए दी गई है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बागेश्वर के कुली बेगार आंदोलन के सेनानियों के आजादी में योगदान पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध क्रांतिवीरों ने जो क्रांति छेड़ी थी, वक्ताओं ने उससे युवा पीढ़ी को रूबरू कराया। क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल की ओर से अभिलेख प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी देना है। इसके माध्यम से जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भुला चुके हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी नैनीताल अजय कुमार ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें 1857 में नैनीताल के फांसी गदेरे में फांसी की सजा दी गई थी, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में अभिलेख प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आने वाली बच्चों और आने वाली जनता तथा पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी आने वाली है वो अभिलेखों के बारे में महत्व समझ सके और इस प्रकार जान सके कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस प्रकार हमारे देश को आज़ाद किया और कितनी यातनाएं सही, जिससे कि उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं और भी जागृत। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर की भूमिका अहम रही है। कुली बेगार आंदोलन इसका उदाहरण है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम लोगों को जागरूक करने में यह प्रदर्शनी मील का पत्थर साबित होगी। बागेश्वर में कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुली बेगार आंदोलन के 100 वर्ष पूर्ण हुए और इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ की जनता लगातार याद कर रही है। कुली बेगार आंदोलन का पूरे राष्ट्रीय फलक पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये कहा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा था तो कुली बेगार आंदोलन की वजह से ही उसको रफ्तार मिली थी। और क्योंकि बच्चे इन तमाम चीज़ों को किताबों में पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं और यहाँ पर जब इतिहास को भी एक विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं, अभिलेखों के माध्यम से, तो उनको लगता है कि वास्तव में ऐसी चीजें हुई थी। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अभिलेख सहित प्रदर्शनी एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि अभिलेख राष्ट्र की अमूल्य निधि है, इसे संरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। संग्राम सेनानी थे कि उन्होंने किस प्रकार से जो है हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो हमारे कुमाऊं क्षेत्रीय और गढ़वाल क्षेत्रीय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन अभिलेखों से आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उनका कि इसमें जो है किस प्रकार से उनको जो सजाएं मिली थी उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। अनेक चित्र भी ऐसे दिख रहे हैं जिसमें गांधी जी और हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब अल्मोड़ा गांधी जी आए थे, बागेश्वर आए थे, उस समय के यहाँ पर चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से हमारे बागेश्वर जिले के जो हमारे
चाहे छोटे स्कूल के बच्चे हैं या अन्य जो हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी है। होली के त्योहार को देखते हुए नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शहर में कई जगहों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। प्रभारी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पिछले 4 मार्च से विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत चंपावत जिले के बनबसा, टनकपुर, लोहाघाट और चंपावत सहित विभिन्न जगहों पर खाद्य पदार्थ निर्माण इकाइयों का निरीक्षण और नमूना संग्रहण अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान विभाग की ओर से नकली मावा, खोया, पनीर, तेल, मसाले, आटा, मैदा और मैदा से बनी वस्तुओं के कुल 20 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है और हम लोगों ने टनकपुर, बनबसा और चंपावत इन जगहों पर सैंपलिंग की कार्रवाई कर दी है और जिसमें अब तक लगभग 20 सैंपल के लगभग भेजे जा चुके हैं और इसमें मिठाई है और अन्य तरह के खाद्य पदार्थ हैं, जो कि सूजी है, मैदा है, जो कि होली को देखते हुए जिन खाद्य पदार्थों का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है उन खाद्य पदार्थों की चेकिंग के लिए हम लोग उनके ज्यादा सैंपल भेज रहे हैं। चारधाम यात्रा के साथ ही पंच केदारों के कपाट खोलने और यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पंच केदार रुद्रनाथ धाम की यात्रा तैयारियों को लेकर हक हकूकधारियों, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं के सफल संचालन, सुरक्षा, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई पर चर्चा की गई। इस बार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 19 मई को खुलेंगे। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यात्रा मार्ग पर मेडिकल स्टाफ रखने और स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। मंदिर के पुजारियों ने यात्रा में आ रही मुख्य दिक्कतों जैसे मंदिर में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई और बिजली आपूर्ति की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही विभिन्न माध्यमों से युवाओं की उलझनों, उनकी जिज्ञासाओं को समझकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। इसी क्रम में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देहरादून के 11वीं के छात्र अनुराग रमोला के पत्र का जवाब देते हुए उनकी कला और उनके विचारों को सराहा है। अनुराग के विचारों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने खत के जवाब में लिखा कि भारत की आजादी का अमृत महोत्सव से आपकी वैचारिक परिपक्वता का आभास होता है। मुझे खुशी है कि किशोरावस्था से ही आप में राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों की समझ विकसित हुई है और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश के विकास में आपकी सोच अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग को सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अनुराग के हौसला अफजाई के लिए उनके इस पेंटिंग को नरेंद्र मोदी ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। अनुराग के पिता ने कहा कि उनको पता नहीं था कि उनके बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। अनुराग को अभी प्रधानमंत्री जी का पत्र आया है। हमें पता ही नहीं चला कि अनुराग ने कब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और जवाब आया जब तो विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी का जवाब आया। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं तथा अनुराग के गुरुजनों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से आज अनुराग इस मुकाम पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले पत्र पर अनुराग द्वारा प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया गया। अनुराग ने कहा कि उनका लक्ष्य साधनहीन बच्चों की कला को निखारने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड और देश की कला संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जो भी मतलब छात्र, जो भी बच्चे हैं जो आगे मतलब साधनहीन बच्चे हैं जिनके अभावग्रस्त स्थिति और विपरीत परिस्थिति हैं, लेकिन उनके अंदर योग्यता है, वो कला एवं संस्कृति से जो जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करूं जो उनकी कला को निखारे और भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल में भारत की जो पौराणिक जो संस्कृति है, जो यहाँ की मूल जो यहाँ की एक संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो, यही मेरा लक्ष्य है। और जो अब मुझे ये प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे ये आश्वासन प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसा जरूर कर पाऊंगा।
टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के जड़धार गांव के हेवल नदी के किनारे बहुउद्देशीय चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटी छोटी बोट संचालित की जाएंगी। इसके अलावा हेवल नदी के दूसरी तरफ पहाड़ी पर रॉक क्लाइंबिंग की व्यवस्था की जाएगी। यह चिल्ड्रन पार्क 4 धाम यात्रा मार्ग ऋषिकेश चंबा गंगोत्री हाईवे के समीप होने से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ ही स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। इसका निर्माण चंडीगढ़ रॉक गार्डन की तर्ज पर कराया जा रहा है। यह उत्तराखंड का पहला चिल्ड्रन पार्क होगा। पार्क का निर्माण अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा। आगामी अप्रैल माह के अंत तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। टिहरी की मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि विकास विभाग स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित करने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत जड़धार गांव में उत्तराखंड का पहला चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया नदी पर छोटे डैम बनने से खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। ये जड़धार गांव है, हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, बल्कि हमारे विकासखंड का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर हमने लगभग 1000 से अधिक मैंडेस के मानव दिवस के योगदान से यहाँ पे ये चेक डैम का सृजन किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत और पर्यटन विभाग से, कृषि विभाग से कन्वर्जेंस करते हुए, युगपतीकरण करते हुए इस योजना को प्लान किया गया है। और इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जो ये हेवल नदी आ रही है, इसमें जल संरक्षण भी हो सके और इसको एक रिवर फ्रंट के तौर पे एक पर्यटन की दृष्टि से भी इस स्पॉट को डेवलप किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है NH से और अपने आप में एक बहुत ही सुगम स्थल है जहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को भी आजीविका की दृष्टि से इसका लाभ मिले। इस पार्क के बनने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। जड़धार गांव निवासी लक्ष्मी देवी ने कहा कि इसके बनने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। और ये हेवल घाटी खातर बहुत फायदेमंद छ लग्यो। नदी ये बन लग्यो डाम जो यो अच्छो छ, हमारे खेती खातर भी अच्छो छ और वैन भी अच्छो, बच्चों खातर भी ठीक छ देखने के और वे पर नहीं भी सकता न बड़ा बच्चा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।